Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support. And if you are new at my channel, make sure you have subscribed. और अगर आपको किसी भी क्रिएटर की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, बिकॉज आप लोगों की रिकमेंडेशन पे यूट्यूब हमारी वीडियो को प्रमोट करता है. इन अदर वर्ड्स, हमारी वीडियो का फ्यूचर आपके लाइक के बटन को प्रेस करने पे डिपेंड करता है. And there are no extra charges, it's totally free. Today in this video we are going to solve the exercise of Shandur Polo Festival. It's the second unit of New Oxford Modern English Book 4 and it is the third edition of this book. बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको किसी भी टॉपिक पर इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे रिक्वायर है तो आप मेरे ब्लॉग को विज़िट कर सकते हैं. और आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज चाहिए तो भी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. And if you have any query, comment or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा. The first section of exercise is a comprehension. Question number 1, answer the following questions. इन questions का आपने आंसर करना है. A is where in Pakistan is Shandur Polo पिच. पाकिस्तान में शंदूर का पोलो का मैदान कहाँ वाक़या है? आंसर इज़ नियर द बॉर्डर, बॉर्डर के नज़दीक, बिटवीन चित्राल एंड गिलगित, चित्राल और गिलगित के दरमियान. ऑलमोस्ट तकरीबन, हाफ वे, आधे रास्ते में, अलॉन्ग द रोड, सड़क के साथ साथ. इज़ शंदूर, शंदूर है. वेयर द पोलो पिच इज़ लोकेटेड, जहाँ पर पोलो का मैदान वाक़या है. The next question is B. Who built the first polo pitch at Shandur and when? शंदूर में पहला पोलो का पिच किसने बनाया था और ये कब बना था? The answer of this question is the first polo pitch at Shandur is said to have been built during the time of King Ali Khan Anjan 1590 to 1625. यानी कहा जाता है कि पहला पोलो का मैदान बादशाह या राजा अली खान अंचान ने बनाया, जिनका दौरे हुकूमत 1590 से 1625 तक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी. व्हेन इज़ द शंदूर पोलो फेस्टिवल एंड विच टीम्स कम्पीट देयर? यानी पोलो का जो त्यौहार है ये कब होता है और कौन कौन सी टीमें इसमें मुकाबला करती हैं? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ every year from the 7th to the 9th of July, Shandur hosts a famous polo festival. हर साल 7 जुलाई से 9 जुलाई तक पोलो का त्यौहार होता है शंदूर में. टीम्स ऑफ चित्राल एंड गिलगित कम्पीट देयर, गिलगित और चित्राल की टीमें यहाँ पर आपस में मुकाबला करती हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी. व्हाट नेम इज़ गिवन टू द सेक्शंस ऑफ अ पोलो मैच? यानी पोलो मैच के जो सेक्शंस होते हैं, जिसको हिस्सों में डिवाइड किया जाता है टाइम के हिसाब से, उन सेक्शंस का आपने नाम बताना है. द आंसर ऑफ क्वेश्चन डी इज़ द सेक्शन ऑफ द पोलो मैच इज़ कॉल्ड चक्कास. यानी पोलो के मैच के जो सेक्शंस हैं उनको चक्कास कहा जाता है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ई. व्हाट सेफ्टी इक्विपमेंट इज़ वॉर्न बाय प्लेयर्स इन ऑफिशियल पोलो मैचेस? यानी सरकारी सतह पर जो पोलो के मैचेस होते हैं तो उसमें खिलाड़ी अपनी हिफाजत के लिए क्या इक़दाम करते हैं? द आंसर ऑफ क्वेश्चन ई इज़ दे वेयर फेस गार्ड्स, प्रोटेक्टिव पैड्स, गॉगल्स एंड माउथ गार्ड्स. यानी वो ये सब चीज़ें पहनते हैं अपनी हिफाजत के लिए. Our next question is F. What other attractions are there for visitors to Shandur Polo Festival? यानी शंदूर के पोलो के त्यौहार में जो विजिटर्स या ज़ायरीन आते हैं उनके लिए और क्या अट्रैक्शंस हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो दिलचस्पी ले सकते हैं? The answer of this question is visitors can enjoy displays of traditional folk music, dance and sports. यानी ज़ायरीन यहाँ पर रवायती मौसीकी, रक़्स और खेलों का लुत्फ़ उठा सकते हैं. The last question is what details from the passage tell us? इस पैसेज में से कौन सी डिटेल्स हैं जो हमें बताती हैं दैट द पोलो मैचेस एट शंदूर आर डिफरेंट? कि शंदूर में जो पोलो मैचेस होते हैं मुख्तलिफ हैं फ्रॉम ऑफिशियल पोलो मैचेस, सरकारी सतह पर जो पोलो मैचेस खेले जाते हैं उनसे. इस क्वेश्चन के आंसर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले है ऑफिशियल पोलो मैचेस. नंबर 1, पिच साइजेस 270 by 150 meters. नंबर 2, pitches surrounded by runoff area. नंबर 3, 4 players in each team. Number 4, checkers last 7 minutes and there are breaks between them. Number 5, follow safety rules and number 6, follow game rules. हमारे दूसरे सेक्शन में शंदूर पोलो मैचेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बताए गए हैं. नंबर 1, पिच साइजेस 200 by 56 meters. Number 2, 60 centimeter high stone wall on the 2 long sides. Number 3, 6 players in each team. Number 4, the matches lasts an hour with a 10-minute break in the middle.
Number 5, take fewer safety precautions. Number 6, no umpires and sometimes do not follow game rules. So these were the differences between the official polo matches and Shandur polo matches. Next is question number 2. Answer the questions about this line from the story. And story से line given है. It has been called hockey on horses and it might be the world's oldest team sport. और इस गिवन लाइन से रिलेटेड हमें 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं और इसका आंसर हमने इसके अकॉर्डिंग ही देना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच स्पोर्ट इज़ बीइंग डिस्क्राइब. यहाँ पे किस स्पोर्ट को डिस्क्राइब किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है. नंबर 2 इज़ वाई इज़ इट कॉल्ड हॉकी ऑन हॉर्सेज. इसको घोड़ों के ऊपर बैठ कर हॉकी खेलना क्यों कहते हैं. सी हाउ मैनी पीपल आर इन अ टीम फॉर एन ऑफिशियल मैच एंड हाउ मैनी आर इन अ टीम एट शेंदूर. द आंसर्स ऑफ दीज 3 क्वेश्चंस आर A. Polo. B. Because the players are mounted on the horseback and carry long sticks. And C. In official matches there are 4 players. But in Shandur matches there are 6 players. The next question is question number 3. The following pictures show a series of events. ये जो pictures हमें given है इसमें events की एक series है. Write a few sentences. कुछ जुमले लिखने हैं about them, इनके बारे में using prepositions. यानी इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करने हैं जिनमें प्रेपोजिशंस का यूज़ हुआ हो. प्रेपोजिशंस में शामिल हैं एट, ऑन, बिसाइड, अलोंग, अंडर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आंसर. हमारे पास फर्स्ट पिक्चर है, उसके बारे में हम लिखेंगे द प्लेयर इज़ स्टैंडिंग बिसाइड द हॉर्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ मैच. सेकेंड इज़ ही इज़ वेयरिंग अ हेलमेट ऑन हिज हेड. And number 3 is now he is ready and riding the horse. इसके बाद आप देख सकते हैं आफ्टर द मैच की पिक्चर्स हमें गिवन है और ये भी 3 पिक्चर्स हैं. इनमें भी प्लेयर्स दिखाए गए हैं, विजिटर्स भी हैं. तो चलिए इन पिक्चर्स को डिस्क्राइब करते हैं प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हुए. फर्स्ट पिक्चर के बारे में हम जो सेंटेंस लिखेंगे वो है ही इज़ पुटिंग ऑफ हिज हेलमेट वाइल स्टैंडिंग इन द ग्राउंड. नंबर 2 प्लेयर्स आर स्टैंडिंग इन द ग्राउंड एंड रिसीविंग अवार्ड्स. नंबर 3 visitors are enjoying other attractions of festival while sitting in a restaurant. The next section of exercise is section B, working with words. And first topic is adjectives. Adjectives क्या होते हैं. Adjectives are describing words. ये ऐसे words हैं जो किसी भी नाउन को या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करते हैं. नंबर 1 इज़ सॉर्ट द एडजेक्टिव्स बिलो इनटू 4 ग्रुप्स. यानी 4 ग्रुप्स में हमने इन एडजेक्टिव्स को सॉर्ट आउट करना है. द वर्ड्स इन ईच ग्रुप शुड हैव सिमिलर मीनिंग्स टू ईच अदर. और हर ग्रुप में जितने भी वर्ड्स होंगे वो एक दूसरे के सिनोनिम्स होने चाहिए, यानी उनके मीनिंग्स मिलते जुलते होने चाहिए. यहाँ पर जो हमें एडजेक्टिव्स गिवन हैं वो हैं एजेड, एंशिएंट, एंटीक, बिग, ब्लू, elderly, giant, huge, little, large, massive, navy blue, old, small, sky blue, tiny and turquoise. The answer of this question is in group number 1 there are aged, elderly, old, ancient, antique. इन सबके मीनिंग सेम है. नंबर 2 पे है giant, huge, massive, large and big. नंबर 3 नेवी ब्लू, स्काई ब्लू, टर्कॉइज एंड ब्लू. ये भी सभी ब्लू की फैमिली के ही कलर्स हैं. नंबर 4 इज़ टाइनी, स्मॉल एंड लिटिल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज द एडजेक्टिव्स हैव बीन अंडरलाइंड. जो एडजेक्टिव्स हैं उनको अंडरलाइन कर दिया गया है. एक सेंटेंस गिवन है देयर वर 4 फास्ट यंग अरेबियन हॉर्सेज ऑन द फील्ड. इस सेंटेंस में हमारे पास 4 टाइप्स के एडजेक्टिव्स यूज़ हुए हैं. When we use more than one adjective, जब हम एक से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, we need to think about the order we put them in. इस सूरत में हमें उनकी तरतीब का ख्याल रखना पड़ता है. एडजेक्टिव्स मस्ट बी इन दिस ऑर्डर. एडजेक्टिव्स को इस तरतीब में होना चाहिए. नंबर, ओपिनियन, साइज़, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस. लुक एट दीज एग्जाम्पल्स. चलिए इन एग्जाम्पल्स को देखते हैं. नंबर से रिलेटेड एडजेक्टिव की हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है आई बॉट 3 बुक्स. यहाँ पर 3 का जो वर्ड है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है. सेकंड इज़ ओपिनियन. दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसमें जो स्टोरी है वो इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग हमारे पास एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव है ओपिनियन का. साइज़ की एग्जांपल है दानिश हैज़ अ बिग रूम. बिग यहाँ पर एडजेक्टिव है. एज द बेबी इज़ यंग. Young is underlined, so it is adjective. Shape, the roof of the house is triangular. अब ये जो adjective है हमारे पास triangular word, ये shape का adjective है. Next is color. Maria wore a blue shalwar kameez that day. यहाँ पर blue हमारे पास adjective of color है. Next is origin.
We found a beautiful Persian rug at the shop. Persian is the adjective of origin. Next is material. The machines are built of stainless steel. यहाँ पर हमें stainless steel underline given है. It is the adjective of material. Last is purpose. Salim recently bought a folding chair. अब फोल्डिंग जहाँ पर चेयर का पर्पस है इसलिए हमें ये एडजेक्टिव ऑफ पर्पस बोलेंगे इसको. इसके बाद है हमारे पास अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है और यहाँ पे अंडरलाइन करना है हमने एडजेक्टिव्स को. लेबल द टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूज, और जो भी एडजेक्टिव यूज हुआ है उसकी टाइप को भी मेंशन करना है. द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू. एक आपके लिए पहले ही सॉल्व कर दिया गया है. ए द टीम्स वेयर ग्रीन एंड येलो शर्ट्स. अब यहाँ पर ग्रीन और येलो हमारे पास एडजेक्टिव्स ऑफ कलर है. Next is B. The Pakistani jockey wore his green riding jacket. Pakistan is the adjective of origin, green is the adjective of color, and riding is the adjective of purpose. C. Horses have long flowing manes. In this sentence, the long is adjective of size and flowing is adjective of purpose. Next is D. 6 large new tents were on the flat green field. 6 is the adjective of number, large is adjective of size, new is adjective of age, flat is for shape, and green is the adjective of color. The last sentence is the flag was red, yellow and blue. यहाँ पर तीनों ही कलर्स यूज हुए हैं तो all three of them are adjectives of color. The next section of exercise is section C, learning about language. ज़बान के बारे में सीखना, यानी किसी भी लैंग्वेज के जो उर्दू हम जिसको बोलते हैं रमूज़ औक़ाफ़. फर्स्ट है हमारे पास नाउन्स. नंबर 1, अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन है और हमने नाउन्स को अंडरलाइन करना है. In A, there are old man and Ramiz. B, dog, forest. C, bushes, tiger. D, Ramiz, dog, man and creature. E, tiger. F, Ramiz, tree. G, tiger, orchard, trees. H, Ramiz and I is dog. यहाँ पर कुछ कलेक्टिव नाउन्स भी यूज़ हुए हैं जैसे ऑर्चर्ड, ये ग्रुप ऑफ ट्रीज़ के लिए यूज़ होता है. इसी तरह से फॉरेस्ट भी है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कनेक्टिंग. नंबर 2, कंजक्शंस आर यूज टू जॉइन सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए कंजक्शंस को यूज़ किया जाता है. और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस के पार्ट्स या सेंटेंसेस दोनों को जब हमने ज्वाइन करना होता है तो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उन्हें कंजक्शंस कहते हैं. सम कॉमन कंजक्शंस आर एंड, और, बट एंड बिकॉज. पुट सूटेबल कंजक्शंस इनटू दीज सेंटेंसेस. यानी कुछ जो ज़्यादातर यूज़ होने वाले कंजक्शंस हैं वो हैं एंड, और, बट एंड बिकॉज. और यहाँ पे हमने सेंटेंसेस में इनको फिल करना है सूटेबल सेंटेंसेस के साथ, सूटेबल वर्ड्स को. फाइंड कंजक्शंस इन पैराग्राफ 6 ऑन द पैसेज. पैसेज के अंदर से भी ये पैराग्राफ दिया गया है तो हम चेक करते हैं. ए, द प्लेयर्स wear helmets and goggles. B, the players change horses because they get tired. C, people can buy food and they can listen to music. And D, it is warm in the summer but there is still snow on the mountains. नेक्स्ट इज़ यूजिंग हु और विच, यानी हु कहाँ यूज़ करना है और विच कहाँ यूज़ करना है. क्वेश्चन 3 इज़ ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद हु और विच. इन सेंटेंसेज को हमें दो सेंटेंसेज गिवन है, इनको हमने ज्वाइन करना है, बट इनको ज्वाइन करने के लिए हमें 2 वर्ड्स की हेल्प लेनी है. कभी हमने विच यूज़ करना है और कभी हु. रिमेंबर, याद रखें दैट वी यूजुअली यूज़ हु फॉर पीपल, यानी लोगों के लिए हु का वर्ड यूज़ होता है, एंड विच फॉर थिंग्स, और चीज़ों के लिए विच यूज़ करते हैं. ए इज़ दिस इज़ द डॉग, इट हैज़ अ स्ट्रेंज नेम. The outcome of this sentence will be this is the dog which has a strange name. B, this is the bin which the dog tipped it over. And C, this is the teacher who told the boys to be quiet. Next is D, these are the children who are throwing water at us. E, this is the fence which they looked over it. F, this is Mohit who lives next door. And G, this is the cat which comes into our house every night. The next section of exercise is section D, listening and speaking. सुनना और बोलना. In English language में words are made up of syllables. Words syllable से मिलकर बनते हैं. A syllable contains one vowel sound. एक syllable के अंदर एक vowel sound होता है. It's usually short. आमतौर पर ये छोटे होते हैं. Sometimes बाज़ औक़ात the whole word can be a syllable. एक पूरा word भी एक syllable हो सकता है. Sometimes बाज़ औक़ात a word may consist of 2 or more syllables. कुछ words 2 या 2 से ज़्यादा syllables से मिलकर बनते हैं. For example, up, it's 1 syllable. Turned,
it's also one syllable. Faithful, two syllables. One is faith and one is full. Next is dangling. यहाँ पर भी हमारे पास दो ही syllables हैं. One is dang and second is ling. And next is steadily. There are three syllables in this word. Stead, e and lee. Listen to the way these words are pronounced. इन words को किस तरह से pronounce किया जाता है इसको आपने गौर से सुनना है. The last part of the word attend is said with more force or stress. यानी attend का जो last word है उसको हम बहुत ज़्यादा stress के साथ बोलते हैं. At बहुत soft अंदाज में होता है और tend इस पे stress है. The first syllable in jacket is stress. Jack and it, jacket. Number 1, your teacher will dictate the following words. लिसन केयरफुली, यानी आपकी टीचर इन वर्ड्स को डिक्टेट करेंगी, आपने गौर से सुनना है. से द वर्ड्स लाउड, इन वर्ड्स को ऊंची आवाज़ में पढ़ना है. एंड देन राइट देम डाउन, और उनको लिखना है. दे आर ऑल फ्रॉम द स्टोरी यू हैव रेड. ये उसी कहानी से लिए गए हैं जो आपने पढ़ी है. मार्क द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, और जो स्ट्रेस सिलेबल्स हैं उनको आपने मार्क करना है. देन से द वर्ड्स अलाउड अगैन, और दोबारा से इन सब अल्फाज को ऊँची आवाज़ में पढ़ना है. यहाँ पे एक वर्ड के अंदर जो सिलेबल्स गिवन हैं उनको सेपरेट करने के लिए मैंने अंडरस्कोर को यूज़ किया है, और जो वर्ड्स कैपिटल लिखे गए हैं उससे आपको पता चलेगा कि इस किसी भी वर्ड के किस हिस्से पर हमने स्ट्रेस करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट वर्ड है हमारे पास ऑलवेज. इसमें हमारे पास जो हमारा स्ट्रेस है वो ऑल पर है, और वेज इज़ सिंपल सॉफ्ट साउंड. एंड देयर आर टू सिलेबल्स इन दिस वर्ड. नेक्स्ट इज़ अदर. नेक्स्ट वर्ड है अदर, इसमें भी दो सिलेबल्स हैं, और ओ टी एस यानी फर्स्ट वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस है. थर्ड इज़ अलॉन्ग, यहाँ पर टू सिलेबल्स हैं एंड लॉन्ग पर स्ट्रेस है. डी है रेयरली, यहाँ पर भी रेयर पे स्ट्रेस है और दो सिलेबल्स यूज़ हुए हैं इस वर्ड में भी. नेक्स्ट इज़ हेलमेट. एफ इज़ समर. जी इज़ मीटिंग एंड एच इज़ ऑफिशियल. ऑफिशियल इज़ अ 3 syllable वर्ड एंड फी पर यहाँ पर मिड में स्ट्रेस है. नेक्स्ट इज़ वॉचिंग. सराउंडेड. हाफ वे. प्लेइंग. यहाँ हाफ वे इज़ 2 syllable वर्ड और दोनों पर ही स्ट्रेस है, तो हम दोनों को ही यहाँ कैपिटल लिख दिया है. वन इज़ प्राइमरी एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी. नेक्स्ट इज़ एन ई मीन्स लेवल. हॉर्समैन. अम्पायर. नेक्स्ट इज़ वाइल्ड. इट इज़ सिंगल syllable एंड देयर इज़ नो स्ट्रेस. नेक्स्ट इज़ सेफ्टी. अंडर. प्रोटेक्टिव. इसके बाद है हमारे पास मार्वल. मोमेंट. इंटोर. ये भी दोनों हमारे पास स्ट्रेस वर्ड हैं, बट फर्स्ट इज़ प्राइमरी एंड सेकंड इज़ सेकेंडरी. जब कोई वर्ड 2 syllable से मिलकर बना हो और दोनों ही स्ट्रेस्ड हों तो फर्स्ट को हम प्राइमरी कहते हैं और सेकंड को सेकेंडरी कहते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ एडजस्टेड एंड देयर इज़ नो स्ट्रेस एट ऑल ऑन दिस वर्ड. देयर आर 3 syllables बट एनी वन ऑफ देम इज़ नॉट स्ट्रेस्ड. नेक्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड लास्ट वर्ड इज़ लोकल. The last section of exercise is composition. It is section E. Use the contents page to find the section on paragraphs at the end of this book. In book के end में एक पैराग्राफ के रिलेटेड एक पेज है. Read about paragraphs on page 149. पेज नंबर 149 पे आपने पैराग्राफ्स के बारे में पढ़ना है. बिफोर कंप्लीटिंग दिस टास्क, इस टास्क को कंप्लीट करने से पहले फर्स्ट सबसे पहले रीड द 6th पैराग्राफ ऑफ द पैसेज अगैन. यानी जो हमें पैसेज दिया गया उसका हमने 6 नंबर के पैराग्राफ को रीड करना है. यू आर गोइंग टू यूज़ दिस पैराग्राफ एज अ मॉडल फॉर योर ओन राइटिंग. यानी आपने खुद से एक पैराग्राफ लिखना है लेकिन मॉडल के तौर पे आपने इस पैराग्राफ को यूज़ करना है. देन फाइंड आउट अबाउट द रूल्स ऑफ अ स्पोर्ट एंड मेक सम नोट्स अबाउट देम. किसी भी अपने स्पोर्ट को ले लेना है और उसके रूल्स को डिफाइन करना है. फाइनली और आखिर में राइट एन इंटरेस्टिंग पैराग्राफ अबाउट द रूल्स ऑफ अ स्पोर्ट. किसी भी खेल के बारे में अपने इंटरेस्टिंग यानी बहुत दिलचस्प अंदाज में पैराग्राफ लिखना है, उसके रूल्स को डिफाइन करना है. मेक श्योर योर फर्स्ट सेंटेंस क्लियरली इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक ऑफ योर पैराग्राफ. और इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपका जो फर्स्ट लाइन है पैराग्राफ की वो अच्छी तरह से आपके टॉपिक को डिस्क्राइब करे. यू कैन ऑल्सो आउटलाइन द रूल्स ऑफ योर चोजन स्पोर्ट. और आप अपने मुंतखब करता खेल के असूल भी बयान कर सकते हैं. पेज नंबर 149 व्हाट इज़ अ पैराग्राफ. पैराग्राफ क्या होता है. पैराग्राफ आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज राइटिंग सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अ रीडर टू अंडरस्टैंड. पैराग्राफ्स को बनाया जाता है ताकि लिखाई को तरतीब दी जा सके और पढ़ने वाला इसको आसानी से समझ ले. पैराग्राफ इज़ अ सेक्शन ऑफ राइटिंग ऑन द सेम सब्जेक्ट. पैराग्राफ तहरीर का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो एक ही टॉपिक के बारे में होता है या एक ही उन्वान के बारे में होता है. पैराग्राफ कैन बी 1 or more sentences लॉन्ग. एक पैराग्राफ एक से ज़्यादा जुमलों पर मुश्तमिल हो सकता है. द फर्स्ट सेंटेंस इन अ मल्टी सेंटेंस पैराग्राफ टेल्स द रीडर द टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ.
जब किसी पैराग्राफ में एक से ज़्यादा सेंटेंसेस होते हैं तो उसका पहला सेंटेंस हमेशा पैराग्राफ के टॉपिक को डिस्क्राइब करता है। द अदर सेंटेंसेस इन द पैराग्राफ गिव्स द रीडर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, और उसके बाकी जुमले किसी भी पढ़ने वाले को उस उन्वान के बारे में ज़्यादा या मज़ीद मालूमात फ़राहम करते हैं। अ न्यू पैराग्राफ इज़ यूज्ड ईच टाइम देयर इज़ अ न्यू इन्फॉर्मेशन, अ डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ स्टोरी, और व्हेन द राइटर चेंजेस कैरेक्टर और टॉपिक। जब मालूमात तब्दील हो जाएं या कहानी का हिस्सा बदल जाए या फिर उन्वान या कोई कैरेक्टर तब्दील हो जाए तो उस सूरत में नया पैराग्राफ शुरू किया जाता है। अ न्यू पैराग्राफ इज़ स्टार्टेड ऑन अ न्यू लाइन, और हर नए पैराग्राफ को नई लाइन से स्टार्ट किया जाता है। द राइटर लीव्स अ लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स और इंटेंट्स अ न्यू पैराग्राफ। राइटर जब पैराग्राफ्स को लिख रहा होता है तो उनके दरमियान में एक लाइन छोड़ देता है या फिर वो हाशिए का इस्तेमाल करता है। Here are two examples of paragraph in different kinds of writing, यानी दो मुख्तलिफ तरह की राइटिंग के लिए मुख्तलिफ तरह के पैराग्राफ की मिसाल दी गई है। Read the following paragraph from an informative article। ये एक मालूमाती आर्टिकल है, यहाँ से ये पैराग्राफ लिया गया है। The first sentence of a paragraph tells us what it is about, यानी टॉपिक के बारे में बताता है। पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज कंट्री, पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, विद अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 220 मिलियन पीपल। यहाँ पर 220 मिलियन लोग रहते हैं। मोस्ट पीपल इन पाकिस्तान आर सिटीजन हु आर बोर्न हेयर। पाकिस्तान के ज़्यादातर शहरी यहीं पर पैदा हुए। सम पीपल आर नॉट बोर्न हेयर, कुछ लोग यहाँ पर नहीं पैदा हुए। दे मूव हेयर फ्राम नियर बाई कंट्रीज़, वो आस पास के ममालिक से यहाँ आए, और फ्राम मच फर्दर अवे, या फिर बहुत दूर के ममालिक से भी। मैनी ऑफ दीज पीपल आर ऑल्सो पाकिस्तानी सिटीज़न, इनमें से भी कई लोग पाकिस्तानी शहरी हैं। एवरी ईयर, हर साल, पीपल मूव टू डिफरेंट कंट्रीज़, लोग मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। पीपल मूव फॉर मैनी रीजन्स, और ये लोग बहुत मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हिजरत करते हैं या सफ़र करते हैं, सच एज़ एजुकेशन, मिसाल के तौर पर तालीम, वर्क, काम, और मैरिज या फिर शादी। यहाँ पिंक बॉक्स में देख सकते हैं, द अदर सेंटेंस इन अ पैराग्राफ गिव अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टॉपिक, यानी ये जो बाकी लाइन्स हैं इनसे हमें टॉपिक की ज़्यादा डिस्क्रिप्शन मिल रही है। नेक्स्ट इज़ रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ फ्रॉम अ स्टोरी, और ये पैराग्राफ एक कहानी से लिया गया है। नाउ क्वाइटन डाउन चिल्ड्रन एंड लिसन केयरफुली, चलो बच्चों खामोशी से बैठ जाओ और सुनो। ही सेड, उसने कहा, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, मेरे पास एक अहम ऐलान है करने के लिए। द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 क्राउडेड अराउंड देयर टीचर, क्लास यानी जमात चहारम के बच्चे अपने उस्ताद के इर्द गिर्द एक मजमा बनाकर इकट्ठे हो गए। ही इज़ गोइंग टू स्कोल्ड अस, वो हमें डांटने वाले हैं। विस्पर्ड डैनियल, डैनियल ने सरगोशी करते हुए कहा। आई डाउट इट, सेड फिरोज़, फिरोज़ ने कहा, नहीं मुझे शक है। यहाँ आप ग्रे बॉक्स में देख सकते हैं, ईच पैराग्राफ स्टार्ट्स ऑन अ न्यू लाइन, हर पैराग्राफ एक नई लाइन से स्टार्ट हो रहा है। ऑन द नेक्स्ट पेज हियर इज़ अ टिप टॉप रिमाइंडर अबाउट पैराग्राफ्स, पैराग्राफ्स के बारे में कुछ याद दहानी कराई गई है आपको। स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ व्हेन द टाइम, प्लेस, टॉपिक और स्पीकर चेंजेस, यानी जब बोलने वाला बदल जाए, उन्वान बदल जाए, जगह या वक्त बदल जाए तो नया पैराग्राफ स्टार्ट करें। हियर आर सम एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ मिसालें हैं। टॉक अबाउट दैम, इनके बारे में बात करें। एंड देन राइट सम पैराग्राफ ऑफ योर ओन, और उसके बाद आप खुद से पैराग्राफ लिखने की कोशिश करें। फर्स्ट एग्जाम्पल टाइम के बारे में है। अर्ली इन द मॉर्निंग इट वॉज सनी, यानी सुबह के वक्त सूरज नज़र आ रहा था। द स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला था। इट वॉज हॉट एंड द चिल्ड्रन स्वेटेड ऑन देयर वे टू स्कूल, और बच्चे जब स्कूल जा रहे थे तो उनको पसीना आ रहा था। लेटर दैट डे स्टॉर्म केम, उसी दिन बाद में एक तूफ़ान आया। क्लाउड्स कवर द सन, बादलों ने सूरज को ढक दिया। थंडर रम्बल्ड एंड लाइटनिंग क्रैकल्ड, यानी गरज की आवाज़ आई और बिजली चमकी। इट रेन्ड हैवीली, और बहुत तेज़ बारिश हुई। एंड द चिल्ड्रन वर सॉक्ड एज दे रैन होम फ्रॉम स्कूल, और जब बच्चे स्कूल से घर वापस आए तो वो भीग गए थे। अब इन दोनों पैराग्राफ्स में टाइम का चेंज है, यानी एक सुबह के वक्त और एक दिन के वक्त का, इसलिए यहाँ पे न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्लेस। मिस्टर शाह वाज इन हिज गार्डन, मिस्टर शाह अपने गार्डन यानी बाग में थे। ही लाइक टू स्पेंड टाइम लुकिंग एट द फ्लावर्स एंड वाचिंग द बीज फ्लाई इन एंड आउट ऑफ देम, यानी उनको फूलों को देखना पसंद है, और जब शहद की मक्खियाँ आती हैं और वहाँ फूलों में वो घूमती फिरती हैं तो उनको अच्छा लगता है। ही वॉज पिकिंग अ न्यू फ्लावर टू पुट इन अ वेज इन हिज हाउस, वो वहाँ से फ्रेश फ्लावर्स को तोड़े थे ताकि गुलदान में सजा सके अपने घर के अंदर। मिस्टर शाह's हाउस वॉज स्मॉल बट वेरी नीट एंड टाइडी, उनका घर छोटा था लेकिन बहुत साफ़ सुथरा था। एवरीथिंग इन इट वॉज क्लीन, हर चीज़ उसके अंदर जो थी वो साफ़ सुथरी थी। ही डिड नॉट लाइक मैस एनीवेयर, उन्हें किसी जगह भी गंदगी पसंद नहीं थी। इफ़ यू लेफ्ट समथिंग ऑन द टेबल, अगर आप मेज़ पर कुछ छोड़ दें, मिस्टर शाह वुड थ्रो इट अवे, उसको उठाकर फेंक देंगे। यहाँ पर पहले गार्डन की बात हो रही है और उसके बाद उनके घर की बात हो रही है, तो इट्स अ चेंज ऑफ प्लेस, इसलिए यहाँ पर न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है टॉपिक।
द रिपोर्ट इज़ अबाउट माई लाइक्स एंड डिसलाइक्स। रिपोर्ट मेरी पसंद और नापसंद की चीज़ों के बारे में है। आई विल स्टार्ट विद द थिंग आई लाइक मोस्ट एंड द थिंग आई डिसलाइक मोस्ट। यानी मैं इन चीज़ों से स्टार्ट करूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है या बहुत ज़्यादा नापसंद है। देन आई विल राइट अबाउट अदर थिंग। उसके बाद मैं दूसरी चीज़ों के बारे में लिखूँगा, आई लाइक एंड डिसलाइक, जो मैं पसंद करता हूँ या नापसंद करता हूँ। सनशाइन इज़ अ थिंग आई लाइक मोस्ट। सूरज का चमकना या सूरज की धूप एक ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। आई कुड नॉट लिव समवेयर कोल्ड। मैं किसी ठंडी जगह नहीं रह सकता। आई लव फीलिंग वार्म एंड बीइंग एबल टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम आउटसाइड। और मुझे गर्म रहना पसंद है या गर्म इलाके में रहना पसंद है और बहुत ज़्यादा वक्त बाहर गुजारना पसंद है। एवरीथिंग लुक्स बेटर इन द सनशाइन। और हर चीज़ धूप में अच्छी नज़र आती है। द थिंग आई डिसलाइक मोस्ट इज़ मोटर बाइक्स। और जो चीज़ मुझे सिर्फ नापसंद है वो है मोटर बाइक्स। दे आर सो नॉइजी। वो बहुत शोर मचाते हैं। दे फ्राइटन मी एंड आई थिंक दे आर डेंजरस। उनसे मुझे डर लगता है और मुझे लगता है वो ख़तरनाक है। यहाँ पर तीनों पैराग्राफ्स में टॉपिक का चेंज है, इसलिए हर दफ़ा न्यू पैराग्राफ स्टार्ट किया गया है। एंड लास्ट वन इज़ पर्सन स्पीकिंग। रीटा वॉक्ड इनटू द शॉप। रीटा दुकान में दाखिल हुई। द सेल्स पर्सन लुक्ड एट रीटा एंड वॉक्ड ओवर टू हर। दुकानदार ने रीटा को देखा और उसकी तरफ आया। हेलो मैम, हेलो मैडम, सेड द सेल्स पर्सन ने कहा, हेलो मैडम, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? सेड रीटा, येस प्लीज़। रीटा ने कहा, जी हाँ, मेहरबानी फरमा कर। आई वुड लाइक टू बाय अ बैटरी फॉर माई वॉच। मुझे अपनी घड़ी के लिए एक बैटरी चाहिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो चेंज हो रहा है, बोलने वाला बंदा यानी स्पीकिंग पर्सन यहाँ पर बदल रहा है। और उसी तरह से पैराग्राफ भी हर दफ़ा नया पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। एक लाइन है या दो लाइन है, उसके बाद न्यू पैराग्राफ स्टार्ट किया जा रहा है। इसी तरह से पैराग्राफ के बारे में सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने भी अपने फेवरेट स्पोर्ट के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। रिटन पैराग्राफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस वाज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।